मेरा नाम विनोद है। मैं एमपी के एक गांव में रहता हूँ। ये घटना मेरे साथ 1 साल पहले हुई थी। मेरे घर में मैं और मेरी पत्नी, मेरे 2 बेटे और मेरे बड़े बेटे की पत्नी, मतलब हमारी बहू, हम इतने लोग रहते थे। मेरा बड़ा बेटा जिसकी शादी हुई थी वो हमारे गांव में ही खेती करता था और मेरा छोटा बेटा एक शहर की कंपनी में काम करता था। लेकिन अब कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ था, तो लॉकडाउन लगने की वजह से मेरा छोटा बेटा गांव में वापस लौट आया था। मेरा बड़ा बेटा जितनी मेहनत करता था उतना ही मेरा छोटा बेटा आवारागर्दी करता था। मेरे छोटे बेटे को शहर के कुछ दोस्तों की वजह से कुछ बुरी आदतें लगी हुई थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुका था। उसे गांव की खेती भी नहीं करनी आती थी और ना ही वो कोई दूसरा काम ढूंढ रहा था। वो बस खाना खाने के लिए घर पर आता था और खाना खाने के बाद बाहर गांव में घूमना और आवारागर्दी करना, बस इतना ही काम करता था। मैं और मेरी बीवी मेरे छोटे बेटे से काफ़ी ज़्यादा तंग आ चुके थे। मैंने मेरे बेटे को समझाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की कि बेटा कुछ काम धंधा ढूंढ लो, पर वो मेरी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। घर के सारे लोग वो काम ना करने की वजह से उस पर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते थे, लेकिन उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। एक रात की बात है, घर के सब लोगों ने खाना खाया और अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। अचानक ही मेरा छोटा बेटा काफ़ी ज़्यादा खांसने लगा। उसके खांसने की वजह से हम सब लोग नींद से जाग उठे और उसके पास आए। तो मैंने उसे बोला, बेटा क्या हुआ, इतना क्यों खांस रहे हो? तो वो बोला, कुछ नहीं पिताजी, आप सब लोग सो जाओ। तो फिर हम लोग सो गए। दूसरे दिन उसकी खांसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, तो मैं उसे बोला, बेटा तुम्हारी खांसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो तुम एक काम करो, तुम डॉक्टर के पास जाओ। तो वो बोला, नहीं नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ मौसम खराब होने की वजह से मुझे ऐसा हो रहा है, आप चिंता मत करो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैं उसे ठीक है बोला। अब उसकी खांसी को 5-6 दिन हो रहे थे, लेकिन उसकी खांसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो फिर मैं जबरन उसको लेकर शहर के एक अस्पताल में चला गया। जब वहाँ के डॉक्टर ने उसे चेक किया तो वो डॉक्टर बोले, भाई साहब आपके बेटे को टीबी हो चुकी है, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, अभी शुरुआत है, तो मैं इसे कुछ दवाई लिखकर दे देता हूँ, इस दवाई से ये ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने दवाई लिख कर दी। फिर हमने मेडिकल में जाकर दवाई ली और हम लोग अपने घर वापस आए। वो रोज़ दवाई ले रहा था, लेकिन उन दवाइयों का उस पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था, क्योंकि वो रोज़ दवाई तो लेता, लेकिन उसे जो बुरी आदतें लग चुकी थी, मतलब कि ड्रिंक्स करना, सिगरेट पीना और भी कुछ बुरी आदतें हैं, इससे उसकी खांसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मतलब कि वो दवाइयाँ तो ले रहा था, लेकिन उसके साथ साथ ड्रिंक्स भी कर रहा था और सिगरेट भी पी रहा था। मैंने उसे समझाने की काफ़ी बार कोशिश की कि बेटा तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो तुम ये ड्रिंक्स वगैरह करना छोड़ दो, लेकिन वो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं था। ऐसे ही एक रात काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी और मेरे बेटे की खांसी अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और मेरे लिए परेशानी की बात तो ये थी कि डॉक्टर ने दी हुई दवाई भी अब ख़त्म हो चुकी थी। अब वो काफ़ी ज़्यादा खांस रहा था और खांसते खांसते उसके मुंह से अब खून भी आ रहा था। उसकी खांसी की वजह से अब घर के सारे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। मैं उसे पानी दे रहा था, लेकिन वो पानी भी नहीं पी रहा था, सिर्फ खांसते ही जा रहा था। ऐसे ही खांसते खांसते उसकी खांसी अचानक से रुक गई और वो मर गया। वो इस तरह मरने की वजह से हम सबको काफ़ी जोर का झटका लगा। मुझे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने जब घड़ी में देखा तो अब रात के 9 बजे थे और बाहर बारिश भी अब काफ़ी तेज़ हो रही थी। फिर मैं मेरे बड़े बेटे को बोला, बेटा अब हमें सुबह ही इसका अंतिम संस्कार करना होगा। तभी मेरा बड़ा बेटा मुझे बोला, पिताजी अगर हम इसे सुबह तक रखेंगे तो लोग हमें बोलेंगे कि ये कोरोना की वजह से मर गया है। तो फिर मैं मेरे बेटे को बोला, फिर अब क्या करेंगे बेटा? तो वो बोला, पिताजी अभी 9 बजे है और आपको भी पता है कि 2 घंटे में गांव के सारे लोग सो जाएंगे, और जब 2 घंटे बाद सारा गांव सुनसान होगा तब हम हमारे गांव के पास के जंगल में जाकर इसका अंतिम संस्कार कर देंगे। तो मैं मेरे बेटे को बोला, ठीक है बेटा, हम ऐसा ही करेंगे।
फिर मैं मेरी पत्नी को बोला, सुनो, हमारा बेटा कैसे मरा है ये किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो हमारा गांव में जीना मुश्किल होगा, क्योंकि सिर्फ हमें ही पता है कि ये टीबी की वजह से मरा है। लेकिन अगर लोगों को पता चला तो लोग बोलेंगे कि ये कोरोना की वजह से मरा है, और उस वजह से लोग हमें बातें करना भी बंद कर देंगे, हमसे दूर रहेंगे, हम बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, समझी? तो मेरी बीवी आंसू पोंछते पोंछते बोली, ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। इसको कितनी बार बोला था कि शराब मत पियो, लेकिन ये हमारी एक भी नहीं सुनता था, और अब देखो चला गया हमें छोड़कर। ऐसा बोलकर मेरी बीवी रोने लगी। कुछ देर हम घर में ऐसे ही बैठे रहे। अब मैंने एक बार फिर से घड़ी में देखा तो अब रात के 11 बजे थे। मैंने दरवाजा खोलकर बाहर रास्ते पर एक नजर डाली तो अब रास्ता पूरी तरह से सुनसान हो चुका था, लेकिन बाहर बारिश काफी तेज हो रही थी। फिर मैं मेरे बेटे को बोला, बेटा अब हम इसे लेकर जल्दी से चलते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि सारा गांव अब सो चुका है, क्योंकि रास्ता पूरी तरह से सुनसान लग रहा है, और वैसे भी हमारे गांव के लोग 11 बजे तक सो जाते हैं। अब हम इसे जंगल में लेकर जाएंगे। तो मेरा बेटा ठीक है बोला। फिर हमने लाश को एक सफेद चादर में लपेटा, बस लाश का चेहरा ही हमने लपेटा नहीं था, उसे खुला ही रखा था। और फिर हम दोनों लाश को पकड़कर घर के बाहर आए और हमारे गांव के पास के जंगल की ओर जाने लगे। अब बारिश भी काफी ज्यादा हो रही थी और अंधेरा भी काफी ज्यादा हो चुका था। रास्ते पर आगे हमें सिर्फ थोड़ा बहुत ही दिख रहा था, तो हम लोग लाश को लेकर रास्ते से काफी तेजी से चल रहे थे। थोड़ी ही देर में हम लोग जंगल में पहुंच गए। बारिश काफी ज्यादा होने की वजह से जंगल में काफी ज्यादा पानी फैला हुआ था, मतलब कि जंगल में पानी हमारे घुटनों के थोड़ा नीचे तक आ रहा था। अब रात काफी ज्यादा हो गई थी, तो उस वजह से हमें जंगल में अब ज्यादा कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो इस जंगल में हमें लाश दफन करने में बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली थी। तो फिर मैं मेरे बेटे को बोला, बेटा हम इस लाश को दफन नहीं कर सकते, क्योंकि जंगल में बहुत ज्यादा पानी जमा हो चुका है, तो हम गड्ढा कैसे करेंगे? तो फिर मेरा बेटा मुझे बोला, पिताजी अगर हम इसे दफन नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? तो मैं उसे बोला, बेटा तुझे तो पता है अपने जंगल के पास एक नदी है, हम इस लाश को उस नदी में बहा देंगे। इसे बहा देने से हमारा काम भी जल्दी हो जाएगा और गांव के लोगों को भी पता नहीं चलेगा। तो मेरा बेटा बोला, ठीक है पिताजी, चलिए जल्दी से। फिर हम दोनों उस सफेद चादर में लिपटी हुई लाश को लेकर जल्दी जल्दी चलते हुए उस नदी के पास आए। जब हमने नदी की तरफ देखा तो नदी काफी ज्यादा भरकर बह रही थी। फिर मैंने और मेरे बेटे ने उस सफेद चादर में लिपटी हुई लाश को लेकर नदी के थोड़ा सा अंदर जाने का फैसला किया। फिर हम दोनों भी उस लाश को लेकर नदी के थोड़ा सा अंदर चले गए, मतलब जहां तक हमारे कमर तक नदी का पानी आ रहा था वहां तक हम चले गए, और हम दोनों भी अब उसे पानी में छोड़ने लगे। उसे छोड़ते वक्त मैंने उस सफेद चादर में लिपटी हुई लाश के चेहरे को देखा, तो उसे देखते ही मेरी आंखों में पानी आया। क्या करूं, मैं उसका बाप जो हूँ। मैंने सोचा कि अगर इसे बुरी आदतें नहीं लगती तो आज इसकी ये हालत ना होती। फिर मैं मेरे बेटे को बोला, बेटा अब इसे छोड़ दो। फिर हम दोनों ने भी लाश को उस नदी के पानी में छोड़ दिया और हम नदी के बाहर आए। फिर मैं मेरे बेटे को बोला, बेटा लाश को थोड़ा सा आगे तक जाने दे और उसे डूबने दे, फिर हम लोग यहाँ से घर चले जाएंगे। तो मेरा बेटा ठीक है बोला। फिर हम दोनों भी उस बहती हुई लाश को देखने लगे। अब लाश हमसे थोड़ी ही दूर गई थी और बारिश भी अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। तभी मैंने देखा कि वो लाश नदी में बहने की बजाय नदी के किनारे की तरफ आ रही थी। तो मैं और मेरा बेटा हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तो मेरा बेटा मुझे बोला, पिताजी शायद नदी का बहाव किनारे की तरफ ज्यादा होने की वजह से ऐसा हुआ होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं लाश को पानी के अंदर एक बार फिर से धकेल कर आता हूँ। तो मैं उसे बोला, ठीक है बेटा, थोड़ा संभल कर जाना। फिर मेरा बेटा उस लाश के पास गया और उसने एक बार फिर से लाश को नदी के बहाव में छोड़ दिया और वो मेरे पास आया। लेकिन वो लाश इस बार किनारे की तरफ आ रही थी, लेकिन किनारे की तरफ आते आते वो उल्टी बह रही थी, मतलब वो हमारी तरफ आ रही थी। हमें थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर मैं मेरे बेटे को बोला, बेटा अब हम एक काम करते हैं,
हम लाश को पत्थर बांध देते हैं और उसे छोड़ देते हैं, इससे लाश पानी में पूरी तरह से डूब जाएगी। तो मेरे बेटे ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। हम दोनों भी उस लाश के पास गए और हमने उस सफेद चादर में लिपटी हुई लाश को 2-3 बड़े बड़े पत्थर बांध दिए। सफेद कपड़े में लिपटी हुई वो लाश रात के घने अंधेरे में अब काफी ज्यादा डरावनी दिख रही थी। ऊपर से बारिश और बिजलियां भी अब काफी ज्यादा चमक रही थी। फिर हमने जल्दी से उस लाश को पानी के अंदर धकेल दिया और हम लोग पानी के बाहर आए और देखने लगे। लेकिन अब वो लाश थोड़ा आगे जाने के बाद रुक गई और वहीं पर गोल गोल घूमने लगी। हालांकि नदी के पानी का बहाव आगे की तरफ काफी ज्यादा था, लेकिन फिर भी वो लाश आगे नहीं बढ़ रही थी। अब मेरा बेटा मुझे बोला, पिताजी अब मैं एक काम करता हूँ, अब मैं इस लाश को एकदम अंदर तक धकेल कर आता हूँ। तो मैं उसे ठीक है बोला। मेरा बेटा लाश के पास जा रहा था, लेकिन मुझे अब थोड़ी गड़बड़ लग रही थी। तो अब मैं उस लाश को जरा गौर से देख रहा था। तभी मुझे काफी जोर का झटका लगा, क्योंकि उस लाश ने अब अपनी आंखें खोली थी। तो मैं काफी जोर से मेरे बेटे को बोला, बेटा रुको, लाश के पास मत जाओ, जरा लाश को देखो जल्दी। तो मेरे बेटे ने जब लाश की तरफ देखा तो वो भी काफी ज्यादा डर गया, क्योंकि अब वो लाश उस पानी में लेटी हुई नहीं थी, बल्कि खड़ी हो चुकी थी, और वो भी सफेद चादर लपेटे हुए। अब उस लाश ने अपनी आंखें पूरी तरह से खोल दी थी। मैं और मेरा बेटा मेरे मरे हुए बेटे को ऐसी डरावनी हालत में देखकर काफी ज्यादा डर गए। तभी ये सब देखकर मेरा बड़ा बेटा काफी तेजी से मेरे पास भागता हुआ आया। फिर हम दोनों भी वहां से काफी तेजी से भागने लगे। तभी हमें ऐसा लगा कि वो सफेद चादर में लिपटी हुई लाश हमारा पीछा कर रही है। मैंने जब अपनी गर्दन पीछे घुमा के देखा तो मेरा मरा हुआ बेटा हम दोनों के पीछे काफी गुस्से से और काफी तेजी से भाग रहा था। हम दोनों भी अब काफी ज्यादा डर चुके थे। हम भागते भागते जंगल के पास आए। तभी मेरा बड़ा बेटा मुझे बोला, पिताजी हम उस पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। तो मैं उसे ठीक है बोला और हम दोनों भी उस बड़े से पेड़ के पीछे छिप गए। मैंने जब घड़ी में देखा तो अब रात के 12:30 बजे थे। मैंने उस पेड़ के पीछे से छिपकर आगे देखा तो सफेद कपड़े में लिपटा हुआ मेरा बेटा हम दोनों को काफी गुस्से से ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर हम जिस पेड़ के पीछे छिपे हुए थे वहां पर गई और वो धीरे धीरे चलते हुए हमारे पास आने लगा। अब उस लाश का और हमारा फासला सिर्फ 5 कदम का था। तभी पता नहीं कैसे उसने अपनी गर्दन पीछे घुमाई और वो हमसे दूर जाने लगा। वो लाश हमसे दूर जाता देख हम उस पेड़ के पीछे से घर की तरफ भागने लगे, लेकिन तभी उसने हमें देख लिया और वो भी हमारे पीछे भागने लगा। अब हम पीछे ना देखते हुए काफी तेजी से भागने लगे और कुछ ही देर में हम हमारे घर पर आ गए और जल्दी से दरवाजा खटखटाने लगे और पीछे देखने लगे। तो अब हमारे पीछे कोई भी नहीं था। तो मैंने मेरे बेटे को हाँफते हुए बोला, बेटा इस बारे में घर में किसी को भी मत बताना। तो वो डरते हुए ठीक है बोला। तभी मैंने फिर से एक बार दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा मेरी बीवी ने खोला। तो हम जल्दी से घर के अंदर आए और दरवाजा बंद किया। तो मेरी बीवी ने मुझे पूछा, क्या हुआ, तुम इतने भागते हुए क्यों आए हो, और उसका अंतिम संस्कार हो गया क्या? तो मैंने उसे हाँ बोला और फिर मैं मेरी बीवी को बोला कि अब इस बारे में बात मत करो, जल्दी से सो जाओ। फिर हम लोग जल्दी से सो गए। सुबह हुई। फिर हम दोनों उस जंगल में गए जहाँ पर वो हमें दिखा था, लेकिन अब वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर हम लोग नदी के पास गए और वहाँ पर उसे देखने लगे, लेकिन अब वहाँ पर भी कोई नहीं था। फिर हम लोग वहाँ से जल्दी से अपने घर आए, लेकिन हमें पता नहीं चला कि वो लाश जिंदा कैसे हुई थी। फिर मैंने सोचा कि क्या हमने उसका अंतिम संस्कार ठीक से नहीं किया था, क्या इस वजह से वो लाश जिंदा हो गई थी। खैर ऐसे ही एक दिन मुझे हमारे गांव के एक आदमी ने पूछा, अरे विनोद, तेरा छोटा बेटा नहीं दिख रहा है, क्या हुआ उसे? तो मैंने उसे कुछ भी जवाब नहीं दिया। तो वो मुझे बोला, और उसे टीबी कैसे हुई थी रे? तो मैं उससे बोला, अरे भाई लेकिन तुझे कैसे पता? तो वो मुझे बोला, अरे मैं कल शहर के अस्पताल में गया था, तो शहर के डॉक्टर ने मुझे तुम्हारे बेटे के बारे में पूछा और उन्होंने ही मुझे बताया था कि तुम्हारे बेटे को टीबी हुई थी, इस वजह से मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ। तो मैंने उसे उस रात की सारी बात बता दी। तो वो मुझे बोला, विनोद
उस वक्त तुम्हें जो ठीक लगा वो तुमने किया, और तुम जो बोल रहे हो वो भी बराबर है, क्योंकि गांव वाले यही सोचते कि तुम्हारा बेटा कोरोना की वजह से ही मरा है। तो तुमने ठीक किया। और हाँ, उस रात जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुमने लाश का अंतिम संस्कार बराबर से नहीं किया था, उसी वजह से हुआ था, क्योंकि लाश का अंतिम संस्कार बराबर से करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन खैर कोई बात नहीं। फिर वो आदमी वहां से चला गया। फिर उस आदमी की वजह से सारे गांव वालों को भी मालूम हुआ कि हमारा बेटा टीबी की वजह से मर गया था। खैर, अब उसकी मौत को 1 साल हो चुका है, लेकिन कभी कभी मुझे उसकी याद आती है तो मैं मेरे मन में सोचता हूँ कि अगर उसने उन बुरी आदतों को छोड़ा होता तो शायद आज वो भी हमारे साथ होता। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ कहानी सुनते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा मत कीजिए। आपने अगर लाइक और सब्सक्राइब किया तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, मतलब मुझे मेरे मेहनत का फल मिलने जैसा लगेगा। दोस्तों, एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और आपके लिए उतना ही आसान है एक लाइक का बटन दबाना। तो दोस्तों, अपना दिल बड़ा करके एक लाइक का बटन दबा दो। और हाँ, आप में से कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो लाइक और सब्सक्राइब भी करते हैं, उनके लिए दिल से थैंक्स। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कोई खौफनाक या डरावनी कहानी हो तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पर भेज सकते हो। मेरा ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है।